हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है, तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते? देखो तो कि जिस नुत्फे को तुम डालते हो, क्या तुम उससे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं? हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है और हम इस बात से आजिज नहीं कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आएं और तुमको ऐसे आलम में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें। और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है, फिर तुम सोचते क्यों नहीं? भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाते हैं? अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर दें, सो तुम बातें बनाते रह जाओ कि हाय हम तो तावान में फंस गए, बल्कि हम बेनसीब रह गए। भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो, क्या तुमने उसको बादल से नाजिल किया है या हम नाजिल करते हैं? अगर हम चाहें तो हम उसे खारी कर दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते? भला देखो तो जो आग तुम दरख्त से निकालते हो, क्या तुमने उसके दरख्त को पैदा किया है या हम पैदा करते हैं? हमने इसे याद दिलाने और मुसाफिरों के बरतने को बनाया है। तो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करो, सो हमें तारों की मंजिलों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है कि ये बड़े रुतबे का कुरान है जो किताब महफूज में लिखा हुआ है। इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक हैं। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया है। क्या तुम इस कलाम के मानने में देर करते हो और अपना वजीफा यह बनाते हो कि इसे झुटलाते रहते हो? फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो, और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो, तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लौटा क्यों नहीं लेते? फिर अगर वो अल्लाह के मुकर्रबों में से हुआ तो उसके लिए आराम और रोजी और नेमत के बाग होंगे, और अगर वो दाएं हाथ वालों में से हुआ तो कहा जाएगा कि तुझ पर दाहिने हाथ वालों की तरफ से सलाम। और अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से हुआ तो उसके लिए खौलते पानी की ज़ियाफत होगी और जहन्नम में दाखिल किया जाना। ये बात वाकई यकीनी है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करते रहो। अस्सलाम वालेकुम। दीज आर द लास्ट टॉपिक्स जो कि गैस एक्सचेंज वाले चैप्टर के हैं। टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। वेंटिलेटर कह लें या आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कह लें। इससे पहले तक हमने जो वेंटिलेशन या वेंटिलेशन डिस्कस की थी वो नेचुरल थी, यानी बॉडी जो है वो ख़ुद से वेंटिलेट कर रही थी, एयर जो है वो अंदर आ रही थी और एयर जो है वो बाहर जा रही थी। बट वो लोग कि जिनका ये नेचुरल सिस्टम जो है वो किसी वजह से वर्क नहीं कर पा रहा होता या वो प्रॉपर्ली अपने आप को वेंटिलेट नहीं कर पा रहे होते, तो उनके लिए जो है ये आर्टिफिशियल वेंटिलेटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आमतौर पर खाली वेंटिलेटर भी कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो गैस एक्सचेंज मशीन के ज़रिए जो है वो गैस एक्सचेंज जिनके अंदर वेंटिलेशन मशीन के ज़रिए जो है वो करवाई जाती है। तो इसके अंदर हमारे पास जब पेशेंट्स की नेचुरल ब्रीदिंग जो है उसके अंदर कोई ना कोई मसला होता है। पेशेंट की जब पेशेंट की नेचुरल ब्रीदिंग के अंदर जो है वो कोई मसला होता है, जैसे कि कोविड के केसेस के अंदर रेस्पिरेशन जो है, ब्रीदिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, बिकॉज लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो ब्रीद इन नहीं कर पा रहे होते। तो इन कंडीशंस के अंदर ये होता है कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी बहुत हद तक कमी होने लगती है, और पेशेंट जो है उनके लंग्स इस काबिल नहीं होते कि वो ख़ुद से अपने आप को जो है वो वेंटिलेट कर सके। तो उनके अंदर जो है फिर ये वेंटिलेटर या आर्टिफिशियल वेंटिलेशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें होता यह है कि ऐसी एयर जो ऑक्सीजन रिच होती है, यानी नॉर्मल जो हमारे पास एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो 21% होती है, इसके अंदर उससे ज़्यादा परसेंटेज होती है, तो उसे आप ऑक्सीजन रिच एयर कहते हैं। तो वो डायरेक्टली सप्लाई की जाती है टू द ट्रेकिया एक ट्यूब के ज़रिए जो कि माउथ के ज़रिए इंसर्ट होती है, और ये विंड पाइप तक जो है वो जाती है हमारे पास। तो ये डायग्राम के अंदर थोड़ा बहुत दिखाया हुआ है। ये हमारे पास मशीन है जिसको वेंटिलेटर कहते हैं। इसकी सेटिंग्स होती है पूरी, जो स्टाफ होते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं आईसीयू के, उनको वो सेटिंग्स आती हैं, और इसके अलावा जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं स्पेशली वो डील कर रहे होते हैं आईसीयू को, तो उनको ये सेटिंग्स जो हैं वो आती हैं। इनके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, कितना एयर रखनी है, कितनी स्पीड होनी है। तो ये मैकेनिकल वेंटिलेटर है, इसके ज़रिए जो है वो हवा अंदर जाती है। ट्यूब्स लगी हैं इसके अंदर, देयर आर डिफरेंट ट्यूब्स। एक है हमारे पास एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये वो ट्यूब है कि जिसके ज़रिए हवा जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे एंडोट्रेकियल ट्यूब है।
एंडोट्रेकियल का मतलब ये ट्रेकिया के अंदर जारी है, तो ये वो ट्यूब है कि जिसके ज़रिए जो है लंग्स वेंटिलेट होते हैं, यानी हवा अंदर जो है वो पुश की जाती है। इसके अलावा एक नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है जिसे एनजी भी कहते हैं। एनजी जो है वो नाक के ज़रिए स्टमक तक जाती है, ये फीडिंग के लिए इस्तेमाल होती है क्योंकि आईसीयू के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी फीड करवाया जाता है, तो ये फीडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हाँ, ये दिखाया हुआ है कि एयर फ्लो हो रही है टू द पेशेंट, तो ये ह्यूमिडिफायर के ज़रिए जा रही है जो कि इसको वार्म करेगा, मॉइस्ट करेगा। ये काम नेचुरली जो है वो हमारी नोज़ और हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज है वो ये काम करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सहेल्ड एयर जो है, ज़ाहिर है जो एयर बाहर आएगी वो फ्लो करके जा रही है। और ये एक स्टाफ है, नर्स है, जो कि चूँकि इसको मुसलसल देखना होता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो ये आर्टिफिशियल वेंटिलेटर है उन लोगों के लिए जो कि नेचुरली अपने लंग्स को वेंटिलेट नहीं कर पाते। ना दीज आर सम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो ब्रोंकाइटिस है। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, और ब्रोंकाई जो है ये आपके जो पैसेज हैं उनको कहते हैं। तो एयर पैसेज जो है उसकी इन्फ्लेमेशन किसी वजह से अगर हो रही है तो उसे ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं। ना कोई भी ऐसी चीज़ जो वहाँ नहीं जानी चाहिए वो अगर जा रही है तो वो इरिटेट करती है, वो डैमेज करती है एरिया को, जिसकी वजह से वो एरिया जो है वहाँ पर फिर बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देती है। तो स्मोकिंग के ज़रिए भी हो सकता है। स्मोकिंग के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि डैमेज करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया है या वायरसेस हैं, वो जो है आपके एयर पैसेज को जो है वो डैमेज करते हैं। जब यहाँ पर डैमेज होता है तो बॉडी को पता लगता है, और बॉडी जो है वो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको जो भी बैक्टीरिया है उसको फाइट करने के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट करती है जिसको इन्फ्लेमेशन कहता है। तो इन्फ्लेमेशन बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, लेकिन उसकी वजह से फिर डैमेज कई बार मज़ीद डैमेज भी होता है। तो जब भी ब्रोंकाइटिस होगा तो इसके अंदर कफ होगा, क्योंकि ये एरिया डैमेज हो रहा है, तो वो मुसलसल इरिटेट करता है, और जब ये इरिटेट करता है तो बॉडी को लगता है कि कोई ऐसा पार्टिकल जा रहा है जिसको नहीं जाना चाहिए था, तो वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करती है, यानी हवा को बहुत फोर्स के साथ बाहर फेंकती है ताकि वो पार्टिकल क्लियर हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे म्यूकस भी बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा होता है इरिटेशन की वजह से। जो म्यूकस बनाने वाले सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अगेन वो म्यूकस यहाँ पर पड़ा हुआ होता है, तो बॉडी उसको बाहर निकालने के लिए फिर कफ जो है वो ये अगेन बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसका रीज़न ये है कि जो पैसेज है जब वो डैमेज होता है तो उसकी वजह से जो वो है आपके जो पाथवे है वो कंस्ट्रिक्ट होता है। जब वो कंस्ट्रिक्ट होता है यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा म्यूकस अगर जमा हो जाए तो उसकी वजह से एयर जो है वो कम एंटर होगी। जब एयर कम एंटर होगी तो उसकी वजह से पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ भी होता है। एंड फीवर ये उस कंडीशन में होगा जब कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है या वायरस है, तो उस कंडीशन में फिर फीवर भी होता है। वो अगेन इन्फ्लेमेशन का ही पार्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर ही फीवर होता है। तो ये ब्रोंकाइटिस है। इसके बाद पहले निमोनिया को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है ये पैसेज का मसला था। पैसेज के अंदर अगर कोई गड़बड़ हो रही है, डैमेज हो रही है, तो वो ब्रोंकाइटिस था। निमोनिया जो है ये लंग्स का मसला होता है। तो निमोनिया जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये बैक्टीरिया से भी होती है, ये वायरस से भी होती है, ये फंगस से भी होती है, बट स्पेशली जो है वो बैक्टीरिया जो है ये आमतौर पर कॉज करते हैं। निमोनिया के अंदर पैसेज का मसला नहीं है, यानी ट्रैकिया, ब्रोंका, ब्रोंक्यूल का मसला नहीं है, ये रेस्पिरेटरी सरफेस का मसला होता है। तो इसमें एल्वियोलाई जो हैं उनके ऊपर इन्फेक्शन होता है। तो नॉर्मली जो हमारे एल्वियोलाई हैं वो हवा से भरे हुए होते हैं, लेकिन निमोनिया के अंदर ये वॉल डैमेज होती है। और इसमें होता यह है कि जो एल्वियोलाई हैं उनके अंदर फ्लूइड आ जाता है। ज़ाहिर है यहाँ पर जो ब्लड वेसल थी उसके अंदर जो फ्लूइड था वो मूव करके आ जाता है, तो ये फिल्ड हो जाते हैं विद फ्लूइड भी, और कुछ कंडीशन में पस के साथ भी। तो ज़ाहिर है जब जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका थिन होना और उसका जो वेट होना जो है वो कंडीशन थी, लेकिन उसके अंदर एयर होनी चाहिए। यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर एयर होनी चाहिए। अगर फ्लूइड आ जाएगा तो फिर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अगेन इसके अंदर भी फीवर होता है, क्योंकि इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के नतीजे में बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है ताकि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसे रिप्रोडक्शन के अंदर मसला हो, उसे सर्वाइव करने में मसला हो। कफ अगेन बिकॉज जो आपके जो एल्वियोलाई हैं वो फिल्ड है, उससे वाटर से फिल्ड है, तो वो मुसलसल इरिटेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कफ होता है। चिल्स ये अगेन फीवर के साथ रिलेटेड है। और चेस्ट पेन जो है वो इसके अंदर होता है। जहाँ पर भी डैमेज हो रहा होता है वहाँ पर चेस्ट पेन जो है वो होता है। तो जो ब्रोंकाइटिस है वो पैसेज की इन्फ्लेमेशन है, और जो निमोनिया है वो लंग्स की इन्फ्लेमेशन है, या रेस्पिरेटरी जो सरफेस है उसकी इन्फ्लेमेशन है ना। एम्फिसीमा जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसके अंदर जो एल्वियोलाई हैं वो डिस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं। यानी ये हमारे पास जो एल्वियोलाई है इसकी जो दीवार है, जो एक लेयर से बनी हुई है सेल्स की, ये डैमेज हो रही होती है और ये अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर रही होती है। तो होता यह है कि आपका जो नॉर्मल लंग है, ये जो एल्वियोलाई है वो एक बलून की तरह होता है। बलून के अंदर जब आप हवा भरते हैं और जब उसे छोड़ते हैं, जब आप हवा भरते हैं तो उसका साइज़ बढ़ जाता है,
और जब आप हवा भरना बंद कर देते हैं तो ये दोबारा से अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाता है। उसका रीज़न ये है कि बलून की जो वॉल है उसके अंदर इलास्टिसिटी है। किसी भी इलास्टिक चीज़ को जब आप खींचते हैं तो वो वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना चाहती है। एम्फीसीमा के अंदर ये होता है कि इसकी इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है, तो ये बलून से थैली बन जाती है। थैली के अंदर जब आप हवा भरते हैं तो उसका साइज़ बढ़ता है, लेकिन जब आप हवा भरना बंद करते हैं तो वो वापस से अपने नॉर्मल साइज़ पे नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती। तो एम्फीसीमा के अंदर यही होता है कि इसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो एल्वियोलाई हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं। ये होता है यूजुअली स्मोकिंग की वजह से होता है। इसके अलावा जो पोल्यूटेंट्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो कि जाकर लंग्स को डैमेज करते हैं, अगर उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है तो उसकी वजह से फिर ये एम्फीसीमा होता है। एम्फीसीमा के अंदर अगेन लेबर्ड ब्रीदिंग होगी, ठीक है, पेशेंट को जो है वो मसला होगा, क्योंकि अगेन जो हवा है वो अंदर जा तो रही है लेकिन बाहर नहीं आ पा रही। तो जब बाहर नहीं आ पा रही तो ये हवा वही है कि जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकाली जा चुकी है, तो ज़्यादातर हवा वही होती है जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकाली जा चुकी होती है, तो बॉडी के अंदर कम ऑक्सीजन जो है वो पहुँच रही होती है। इसके अंदर भी कफ होता है और उसके साथ साथ बलगम जो है, फ्लेम जो है, उसकी प्रोडक्शन होती है। स्मोकर्स के अंदर एम्फीसीमा जो है ये बहुत कॉमन होता है। ओके, एक कंडीशन है जिसको हम एज़मा कहते हैं, इसको आम लोग अस्थमा पढ़ते हैं, बट ये एज़मा है। एज़मा जो है ये एक जेनेटिक कंडीशन है, हर किसी को नहीं होता, कुछ लोगों के अंदर जो है वो ऐसी जीन्स होती हैं कि जिसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है। ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, इसके अंदर भी बॉडी का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो काम कर रहा होता है। और इसमें होता ये है कि ये किसी न किसी ट्रिगर की वजह से होती है। ये एक एलर्जिक रिस्पांस है, कोई ना कोई चीज़ जो है वो इन पेशेंट्स को जो है वो किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती है। किसी को पॉलन से होती है जो कि प्लांट्स के अंदर होते हैं, किसी को डस्ट, स्मोक, फर, फैदर्स और बहुत सारे अदर सब्सटेंस है कि जिनसे जो है वो पेशेंट को एलर्जी हो सकती है। तो जब ये चीज़ें उस पेशेंट के करीब आती हैं और बॉडी के अंदर जाती हैं तो उससे होता ये है कि एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होता है। उस एलर्जिक रिएक्शन के अंदर होता ये है कि पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो पाथवे है, ठीक है, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, आगे ब्रोंकियोल्स हैं। तो जो पाथवे है, जैसे ही एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इस पाथवे का साइज़ छोटा हो जाता है। इसके अंदर जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से अगर पहले इसका डायमीटर इतना था तो अब इसका डायमीटर इतना हो जाता है। तो जब डायमीटर कम हो गया तो उनके ज़रिए कम हवा गुजरेगी, जिसकी वजह से इनको जो सांस लेने में मसला होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो म्यूकस सेल्स थे जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो जितना डायमीटर रह गया है वो भी कवर्ड हो जाता है, किससे? म्यूकस से कवर्ड हो जाता है। दैट इज़ वाई इनके अंदर हवा का जो गुजर है वो मुश्किल हो जाता है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, इसके अलावा चेस्ट पेन इनको होने लगता है, फीवर जो है वो इसके अंदर होने लगता है। वीजिंग साउंड ये बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है, यानी जो एज़मा के पेशेंट्स होते हैं जब हवा उनके अंदर बाहर जाती है, अंदर आने में तो मसला नहीं है लेकिन बाहर जब जाती है तो ये रेस्पिरेटरी पैसेज जो है ये बिल्कुल क्लोज होने लगता है, जिसकी वजह से एक विस्लिंग साउंड, सीटी की तरह का जो साउंड है वो इन पेशेंट्स के अंदर आता है। इसके अलावा कफ होता है, बिकॉज ये जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और वो इरिटेट कर रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें एज़मा के पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि इन तमाम चीज़ों की वजह से इनमें से कोई एक चीज़ होगी जिसकी वजह से इनके अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है और उस एलर्जिक रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो जो पैसेज है इनका वो नैरो हो जाता है और एक्स्ट्रा म्यूकस की जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से इनको सांस लेने में जो है वो मसला होता है। अगेन ये हर किसी में नहीं होता, कुछ लोगों के अंदर होता है और उनमें भी हर वक्त नहीं होता। जब ये जो इरिटेंट्स हैं, जो चीज़ें उन्हें इरिटेट करती हैं, उनका एक्सपोजर होता है तब उनके अंदर ये मसला होता है। नाउ द लास्ट वन इज़ लंग कैंसर। लंग कैंसर यूजुअली एसोसिएटेड होता है स्मोकिंग के साथ, क्योंकि स्मोक के अंदर जो है वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मुसलसल जाके डैमेज कर रहे होते हैं और उनके अंदर ये एबिलिटीज़ होती हैं कि वो डीएनए के अंदर ख़राबी पैदा कर सकते हैं। और जब वो डीएनए को ख़राब करते हैं तो एक सेल का डीएनए जब ख़राब होता है तो वो एबनॉर्मल हो जाता है और वो अपने जैसे और एबनॉर्मल सेल बना के एक मास बना लेता है। अब ये मास करता ये है कि ये ख़ुद तो कोई काम नहीं कर रहा होता और जो दूसरे काम कर रहे होते हैं उनका सारा खाना जो है ये ख़ुद खा जाता है। तो उन्हें जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, खाने की चीज़ें नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो भी अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। तो स्मोक की वजह से या फिर पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से एबनॉर्मल सेल्स जो हैं ये आना शुरू हो जाते हैं। पहले सारे नॉर्मल थे लेकिन ये तमाम मटीरियल जब जाते हैं, ऐसे तमाम मटीरियल्स को हम कार्सिनोजेंस कहते हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। तो सिगरेट स्मोक के अंदर कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं जो कि जाके डीएनए को डैमेज करते हैं और जब डीएनए डैमेज होता है तो सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो पहले ये लंग्स के अंदर होते हैं, फिर ये लंग्स से जो है वो दूसरे टिश्यूज़ के अंदर भी स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कैंसर जो कि फैले उसको हम मैलिग्नेंट कहते हैं।
ठीक है। तो मैलिग्नेंट कैंसर्स वो होते हैं जो एक जगह स्टार्ट होते हैं लेकिन बाकी बॉडी के अंदर भी फैलना शुरू हो जाते हैं। जो साइंस होते हैं वो कफ होता है और उसके साथ ब्लड भी होता है। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी ऐसा होता है, कफ के साथ ब्लड होता है। तो ये सारे साइंस आपको कॉमन नज़र आ रहे हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, ये अभी पीछे भी हमने देखा कि लंग्स के डिफरेंट डिजीज़ में ये होता है। रिपीटेड लंग इन्फेक्शंस होते हैं, कैंसर के अंदर इम्यूनिटी जो है वो डैमेज होती है, तो रिपीटेड लंग इन्फेक्शंस भी होते हैं। वेट लॉस जो है ये देखने को मिलता है कैंसर्स के अंदर, क्योंकि जो कैंसर सेल्स हैं वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सारी बॉडी की जो एनर्जी है वो ये यूटिलाइज़ कर लेते हैं। बोन एक जो है वो शुरू हो जाता है, हॉर्सनेस शुरू हो जाती है। हॉर्सनेस कहते हैं आवाज़ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, बिकॉज लंग कैंसर जो है वो डैमेज करता है, वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर सकता है, या जो नर्व होती हैं जो कि सप्लाई कर रही होती हैं, जो तारे होती हैं जो सप्लाई कर रही होती है वोकल कॉर्ड्स को, उनको डैमेज कर सकता है। इसके अलावा वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है और फटीग, थकावट रहती है। तो ये सारे जो है वो लंग कैंसर के अलामात होते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है भाई, डेथ्स जो लिंक्ड हैं टू एयर पोल्यूशन। 7 मिलियन पीपल डाई प्री मेच्योरली एवरी ईयर। तो एयर पोल्यूशन से इतने ज़्यादा लोग जो है हर साल 7 मिलियन के करीब, 21% जो है वो निमोनिया से मर जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है निमोनिया के अंदर जो एयर सैक है वो डैमेज हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन बॉडी में सही तरह से नहीं पहुंच पाती, और ऑक्सीजन नहीं है तो एटीपी नहीं है, एटीपी नहीं है तो बहुत सारे काम आपके नहीं हो सकते, जिसकी वजह से जो है वो डेथ हो जाती है। 20% जो है वो स्ट्रोक से मरते हैं। स्ट्रोक जो है वो ब्लड की कमी, जब ब्रेन के अंदर प्रॉपर्ली ब्लड नहीं पहुँच पाता। 20% जो है वो हार्ट डिजीज़ से मरते हैं, यानी हार्ट की तरफ जब ब्लड प्रॉपर्ली नहीं पहुँच पाता, और 90% जो है ये COPD से मरते हैं। COPD के अंदर आपका ये आता है एम्फेसीमा आता है, इनको हम कहते हैं क्रॉनिक एम्फेसीमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी ये ऐसी बीमारियां हैं लंग्स की कि जिसके अंदर हवा के अंदर आने में मसला नहीं बल्कि बाहर जाने में मसला होता है, और 7% जो है वो लंग कैंसर से मरते हैं। ओके जी, तो ये था हमारे पास डिसऑर्डर्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड थे। तो बस यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद एक वीडियो और है जिसके अंदर इसके MCQs होंगे।